यहाँ पे पहले में ये जो हमारा चैप्टर था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के आगे का जो डाउट था उसमें बता देता हूँ। वैसे सिंपल था हल्का, अगर अच्छे से रीड करते तो हो जाता, बट कोई नहीं, क्लियर होना जरूरी है। चैप्टर जब स्टार्ट किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो क्या क्या चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग। पहले तो आज़ाद हुआ तो नेशन बिल्ड करना था। बिल्ड क्यों करना था? क्योंकि कुछ चैलेंजेस थे और उसे ओवरकम करके नेशन बिल्ड करना था। दो चैलेंजेस इस चैप्टर में बताए हैं, पहला पार्टीशन और दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों जो चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में आई गेस मेंशन किया, फिर एक एक करके समझाया। पार्टीशन को कैसे हैंडल किया, तो पार्टीशन के क्या प्रॉब्लम्स थे, जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बीच में बहुत ज़्यादा मास किलिंग हो रहा था, रेप कर दिया जा रहा था या फिर मर्डर कर दिया जा रहा था, ये बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। एक तो ये था जो रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आए कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स थे, कुछ पर्टिकुलर रीजन थे जो मना कर रहे थे हम जाएंगे नहीं। जैसे हैदराबाद का एक केस था, जूनागढ़ का था, मणिपुर का था और जम्मू कश्मीर का था। तो JNK को छोड़ के बाकी तीनों का केस इसमें समझाया गया। तो ये था, तो ये आना चाहिए। इतना आ गया तो पहला जो चैलेंज था उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे और कैसे सॉल्व किया इंडियन गवर्नमेंट ने, वो हमें समझ में आ गया। उसके बाद ये दूसरा चैलेंज था ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो यहाँ बताएगा और यहाँ पे लिखा भी है। मैं हल्का हल्का पढ़ूंगा, बाकी बता दूंगा इस पैरा में क्या है, इस पैरा में क्या है। अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एंड विथ पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। मैंने बोला था दो प्रॉब्लम्स थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स जो बन गए थे उसको इंटीग्रेट करना था और दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ तो ये स्टार्ट हुआ। तो इसमें लिखा भी है कि नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था वो पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गया, तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं था कि एक बार हमने सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया तो ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस केम टू एंड, एक एंड पे आ गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अभी ये पहला ही मामला सॉल्व हुआ था। दूसरा चीज था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अभी जरूरी क्यों था, तो इसमें ये बताया गया है। अच्छा, पहले मैं ये टॉपिक समझा दूंगा, उसका क्वेश्चन आएगा ना तो कैसे, जैसे देखो ये कॉलोनियल रूल वाला एक पॉइंट बताया गया है, यहाँ पे नागपुर सेशन का एक रेफरेंस दिया गया, ये कैसे क्वेश्चन आंसर में काम आता है वो बताऊंगा मैं। पहले तो ये हमें समझाया गया है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था तो जो हमारे स्टेट्स का डिवीजन था वो किस बेसिस पे था, तो वो दो बेसिस पे था। पहले तो हम ये समझना है ना कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना मतलब बाउंड्री दोबारा से स्पेसिफाई करना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना। तो क्यों, जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा ना। हाँ, प्रॉब्लम था क्योंकि वो बाउंड्रीज बहुत ही अनइवन थे। अनइवन क्यों थे? क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड द बाउंड्रीज वॉज ईदर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ ब्रिटिशर्स, या तो ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए कि भाई इतने और इतने, मतलब इस एरिया को अलग और इस एरिया को अलग, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं कि ये एक स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, क्योंकि उनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहा होगा कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो अच्छे से हम रूल कर पाएंगे। या तो एक रीज़न ये था, या दूसरा रीज़न ये था कि ये मान लो इंडिया है, चलो देखो ये मान लो इंडिया है, तो इंडिया में ये इतना मान लो प्रिंसली स्टेट है, मैं एक सेकंड के लिए ये मेरा सेमी सर्कल याद रखना, इतना प्रिंसली स्टेट है और उसके आगे प्रोविंशियल स्टेट है। प्रिंसली प्रोविंशियल समझते थे ना, प्रिंसली वो स्टेट है जहाँ पे ब्रिटिश का रूल तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पे राजा रूल कर रहा है और राजा एक तरीके से बोल रहा है कि हाँ भाई आप ही हमारे बॉस हो, हम तो बस ऐसे ही रूल कर ले रहे हैं, पैसे वैसे आपको पहुंचा देंगे। और प्रोविंशियल स्टेट वो थे जो डायरेक्टली ही ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, वहाँ राजा वाजा सब हट गए थे, वो ब्रिटिश कहते नहीं हम तुम पे तो डायरेक्ट रूल करेंगे। और प्रिंसली वालों को क्या कहते थे कि तुम रहो राजा लेकिन तुम नाम के ही हो, हैं तो हम ही, तो दो होते थे। तो मान लो ये अगर प्रिंसली स्टेट है, यहाँ पे राजा रह रहा है, तो इस राजा का अगर मान लो ये इंडिया है और इतना बाउंड्री इस राजा का है, तो इसके आगे ये हो गया प्रोविंशियल स्टेट, तो इसका बाउंड्री खत्म हो गया और इसके आगे ये प्रोविंशियल स्टेट बना दिया। तो जैसे ही प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट का डिवीजन था ना, उस अकॉर्डिंग बोल दिया जाता था कि ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हो सकता है कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे वो इतने में रह रहे हैं, ठीक है, इस पूरे डब्बे में रह रहे हैं, लेकिन जो राजा था उसके अंदर तो इतना ही जमीन है ना, और ये वाला जमीन आ गया प्रोविंशियल स्टेट के अंदर, मतलब ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर, तो इतने में तो पूरे मराठी रह रहे हैं। लेकिन ये जो छोटा सा रीजन बच गया, इसमें भी तो मराठी लोग रह रहे हैं, तो ये पूरा एक स्टेट बनना चाहिए था मराठी स्पीकिंग पीपल का, लेकिन नहीं, ये तो दो स्टेट बना है, क्योंकि प्रिंसली और प्रोविंशियल स्टेट के डिवीजन के अकॉर्डिंग ही उन्होंने स्टेट बना दिया था। तो ये था, तो ये पॉइंट मुझे पता है थोड़ा सा
प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन वैसे समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सिंपल याद रखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और डिवीजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंशियल स्टेट बाउंड्री के अकॉर्डिंग ही जो बाउंड्रीज चल रहे थे उसको रखा गया है। ड्यूरिंग colonial rule, the state boundaries were drawn either on the administrative convenience, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बना दिया, या फिर और सिंपली coincided with territories annexed by British government और territories ruled by princely state। मैंने बोला था ना, ये देखो coincide कर रहे हैं ना कि यहाँ तक अगर प्रिंस है, प्रिंसली स्टेट है, तो इसके आगे प्रोविंशियल बना देंगे, अगर इसके आगे फिर प्रिंसली है तो ये वाला प्रिंसली हो जाएगा। तो एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट ऐसे बना दिया गया। ये देखा ही नहीं गया कि हो सकता है कि इतने का कल्चर एक है तो ये अलग बनना चाहिए, लेकिन आधा इस स्टेट में आ गया, आधा स्टेट में आ गया, जबकि दोनों कल्चर सेम है तो ये कॉमन एक स्टेट बनना चाहिए। तो ये था। दूसरा पहला तो ये हो गया कि कॉलोनियल रूल में क्या सिस्टम चल रहा था। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सिंपल समझाऊँ, एंड में एक बार मतलब समराइज कर दूँ। दूसरा ये था कि जब हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी होने से पहले जो फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल चल रहा था, उसमें ही आपको पता है कि कांग्रेस के सेशन होते, कांग्रेस हर साल अपना सेशन करती थी, इसमें कांग्रेस के लीडर आके मिलते थे और प्रॉब्लम्स पे बात करते थे। तो 1920 में भी सेशन हुआ था, वो हुआ था नागपुर में। वैसे तो 1920 में एक दो और भी सेशन हुए, लेकिन जो मेन हमारा यहाँ मतलब है नागपुर सेशन से मतलब इन 1920 नागपुर सेशन द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम अश्योर्ड, ये मैं अपनी इंग्लिश बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो, इसका हिंदी मतलब ये है कि नागपुर सेशन में ही आज़ादी से पहले कांग्रेस लीडर्स ने ये लोगों को प्रॉमिस कर दिया था कि आज़ादी मिलने के बाद हम लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे सबको अलग अलग स्टेट बना के देंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1920 in Nagpur session of Congress, the senior leaders of Congress assured the common people that they would divide the country according to language or culture after getting independence। दूसरा पॉइंट ये था, लेकिन पहले में समझ लिया ना कि जरूरत क्यों था, क्योंकि स्टेट बाउंड्रीज गलत तरीके से डिवाइड की थी कि भाई हमारा कन्वीनियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो हमने ऐसे बना दिया, और लेकिन ये गलत था। तो गलत था इसीलिए 1920 में ही नागपुर सेशन में कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दिया था कि एक बार आज़ाद हो जाए तो हम तुमको अच्छे से बना के देंगे। लेकिन थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद थिंग्स चेंज हुए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि एक तो इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन से इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कैसे सबको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना, अब आ रहे थे दूसरे प्रॉब्लम पे। लेकिन द लीडर्स वर रिलक्टेंट टू एग्री ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि काफी हद तक मना करना, ना मानना। द लीडर्स वर रिलक्टेंट टू एग्री ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर कल्चर के बेसिस पे रिकॉग्नाइजेशन करना है स्टेट्स का, लीडर्स इसके लिए हल्का सा रिलक्टेंट थे, इसके लिए हल्का सा डिनाई कर रहे थे। क्यों डिनाई कर रहे थे? क्योंकि दे वर फियर्ड दैट इफ दे डू सो द कंट्री वुड never be integrated or the unity of country would get harm। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर एक तो वैसे इंटीग्रेशन से हमें इतनी मुश्किल से छुटकारा मिला है, हम इतनी मुश्किल से हमने सबको जोड़ा है, लेकिन अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, देन देयर वुड बी हायर चांसेस दैट द रीजन विल आस्क फॉर देयर इंडिपेंडेंस और द रीजन वुड स्टार्ट द सेशनिस्ट मूवमेंट। सेशनिस्ट मूवमेंट कहते हैं इसको, मैं समझाता हूँ। ये देखो मैं अपनी इंग्लिश बना रहा, ऐसी बोल बोल के ही बनता है, लिखने में यही काम आता है। सेशनिस्ट मूवमेंट अभी आ भी जाएगा, SECSSIO सेशनिस्ट मूवमेंट। जैसे अभी सेशनिस्ट मूवमेंट एक तरह से पंजाब में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा था। मणिपुर में जो लड़ाई हुआ था 2 साल पहले, यही तो हुआ था सेशनिस्ट मूवमेंट के लिए कि हमें अलग देश बना दो, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे। पंजाब में खालिस्तान जो होते हैं, खालिस्तानी लोग वो कहते हैं नहीं, पंजाब को एक अलग देश बना दो। तो सेशनिस्ट मूवमेंट वो होता है जो कहते हैं कि हम एक अलग देश बनाओ। ये सीड से आया है, SECED, मतलब टू वॉक आउट फ्रॉम अ यूनियन, मतलब एक यूनियन से बाहर आ जाना, हमें साथ नहीं रहना, हमें इंडियन यूनियन के साथ नहीं रहना, वी आर सीसीडिंग, मतलब हम बाहर आ रहे हैं, हमें अपना अलग देश चाहिए। तो ये तो लीडर्स को ये डर था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस बना देंगे, मराठी लोगों का एक महाराष्ट्र बना के दे देंगे, गुजराती लोगों का गुजरात बना के देंगे, तो ये लीडर्स को ये डर था, दे वर फियर दैट इफ दे डू सो द गुजराती पीपल विल now demand that we all Gujaratis had gathered at one region and now we want a separate Gujarat country,
हम सारे गुजराती तो आ गए तो हम अपना अलग ही देश बना लेते हैं। तो ये डर था कि सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है उन रीजन पे, तो इसलिए वो नहीं मान रहे थे। अब नहीं मान रहे थे तो लोगों को था कि उन्होंने 1920 का नागपुर सेशन में ये प्रॉमिस किया था। तो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द मूवमेंट्स स्टार्टेड, द प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था स्टार्टेड बाय लोकल लीडर्स एंड पीपल। लोकल लीडर्स जो थे और पीपल वही करेंगे ना, क्योंकि लोकल लीडर्स ही करें कि नहीं हमारा एक अलग देश बनाओ। ये पहला स्टार्ट हुआ था तेलुगु स्पीकिंग एरिया। वैसे तो मैंने वहां देख लिया, वैसे मैं बता देता कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो यहाँ पे था ना, देखो अभी का मैं आपको मैप से समझाता हूँ। अभी का हमारा तमिलनाडु कितना है, इतना है ना मैप, अगर हल्का सा आइडिया। वैसे तो ये फिजिकल मैप है इसलिए यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता। वैसे देखो ये जो लाइन है ना, ये वाला ऐसे करके आ रहा, कहाँ चला जाए, ये रहा। तो ये लाइन है। वैसे ये फिजिकल मैप है ना इसलिए नहीं दिख रहा, पॉलिटिकल मैप होता दिख जाता। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडिया का मैप का थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए कि स्टेट जैसे यूपी ये है, इतना वाला यूपी है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हल्का सा आइडिया तो होना चाहिए अपने को। तो इसलिए बताओ, ये है तमिलनाडु, ये केरला, यहाँ पे कर्नाटका है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है। तो अभी ये है। लेकिन पहले क्या पता है, पहले एक मद्रास स्टेट था, मद्रास प्रोविंस था। मद्रास प्रोविंस में क्या कहता था पता है, मद्रास प्रोविंस में ये बस तमिलनाडु नहीं आता था। मद्रास प्रोविंस में तमिलनाडु तो आता ही था, पार्ट्स ऑफ केरला, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश भी आता था। देखो ये लिखा ना, कहाँ गया, हाँ, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस। ओल्ड मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि तब का जो मद्रास प्रोविंस था ना, उसमें आज का तमिलनाडु तो था ही, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका 3 पार्ट और थे। मद्रास प्रोविंस जो था, तमिलनाडु तो था ही, लेकिन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये रीजन्स भी थे। तो ये सब मिलकर बने थे। अब देखो तमिलनाडु क्या है, ये होगा मद्रासी लोगों का, जो मद्रास बोलते हैं, वहां की लैंग्वेज क्या है तमिलनाडु का, तमिल। हाँ तमिल। कर्नाटका का मेरे ख्याल से, और हाँ ये केरला भी तो था इसमें, केरला। तो ये सारे मिलके बन रहे थे मद्रास प्रोविंस, जबकि मद्रास में सिर्फ मद्रासी लोग होने चाहिए जो तमिल बोलते हैं, तो इतना ही मद्रास प्रोविंस होना चाहिए, इन सबको अलग अलग बनना चाहिए। और यही तो डिमांड कर रहे थे। और डिमांड किन की तरफ से आ रहा था, तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तेलुगु स्पीकिंग पीपल बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में रहते हैं। चलो मैं लैंग्वेज बता देता हूँ। तमिलनाडु में रहते हैं तमिल वाले, केरला में रहते हैं मलयालम, आंध्र प्रदेश में रहते हैं तेलुगु स्पीकिंग, तमिलनाडु, ये तेलंगाना में लिखा। हाँ तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये तो अभी अलग बना 2014 में, तो ये दोनों एक ही समझो। तो इसमें रहते हैं तेलुगु स्पीकिंग, और कर्नाटका में रहते हैं कन्नड़ स्पीकिंग, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु। तो ये जो रीजन था ना, ये कह रहे थे कि हमें इस पूरे मद्रास से अलग करो, हम तेलुगु स्पीकिंग पीपल अलग है, हम तमिल नहीं बोलते हैं मद्रासी की तरह, तो हमें अलग करो। और इस मूवमेंट को जो लीड किया था, इस मूवमेंट को लीड किया था पोट्टी श्रीरामुल्लू, ऐसा कुछ नाम है, स्पेलिंग नहीं आता मेरे को। हाँ तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने प्रोमिस किया था, एजिटेट किया था, मतलब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था कि हमें ओल्ड मद्रास प्रोविंस से अलग करो, जो कि इन सब स्टेट से मिलकर बनता था। और इस मूवमेंट को बोलते थे विशाल आंध्रा मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मांगा है ना, डिमांडेड फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। कहाँ गया पोटी, हाँ ये रहा, POW पोटी श्री राम उल्लू, श्री राम उल्लू, ऐसे आता श्री राम उल्लू। इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको वेटरन गांधी बोलते थे। वेटरन गांधी मतलब एक तरह से फॉलोअर ऑफ गांधी समझ लो। तो इन्होंने स्टार्ट किया था। अब मैं पूरा समझा देता हूँ एक बार मैं इसको, ये मैंने लैंग्वेज में थोड़ा बता दें, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, वैसे कॉम्प्लिकेट होना नहीं चाहिए, मैंने कुछ जानने को ही बता दिया, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई कर दो। सॉरी। तो लीडर्स को डर था कि पार्टीशन हुआ है, हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, लेकिन फिर से अगर डिवाइड कर देंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, तो लोग कहेंगे कि अब तो हम सारे लैंग्वेज वाले मिल गए हैं, हम अपना अलग देश बना लेते हैं। ये डर था, लेकिन इसलिए लीडर्स ने डिनाई कर दिया। लेकिन फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि भाई तुमने बोला था कि हम करके देंगे। पहला प्रोटेस्ट कहां स्टार्ट हुआ, ओल्ड मद्रास प्रोविंस, या फिर ओल्ड भी मद्रास प्रोविंस में लिख दो तो अच्छा, लेकिन नहीं याद है तो याद रखना मद्रास में स्टार्ट हुआ। स्टार्ट क्यों था, क्योंकि मद्रास नॉट ओनली कंस्टिट्यूट ऑफ तमिलनाडु बट इट ऑल्सो हैज द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे केरला, कर्नाटका
अपने नेबरिंग रीजन को याद कर लो, नॉट ओनली द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु बट ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश है ना, केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश, हाँ केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश। तो द ओल्ड मद्रास प्रोविंस ऑल्सो कंस्टिट्यूट द एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो द पीपल इन आंध्र प्रदेश हु स्पीक तेलुगु, ऐसे याद कर लो तो अच्छा रहेगा। आंध्र प्रदेश के लोग ने स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको विशाल आंध्रा मूवमेंट भी बोलते हैं। यहां से भी ध्यान रख सकते हो कि द पीपल, द तेलुगु स्पीकिंग पीपल हु लिव इन आंध्रा रीजन started the protest for their separate Andhra state, and this movement was known as Vishal Andhra movement. This movement was led by local leaders, and one of the most emerging figure in this protest was Potti Sriramulu, who was also a veteran Gandhi, a leader of Congress party in that particular state, Andhra Pradesh. So he went into a fast until death for 56 days. After 56 days he died, and his death erupted a large scale violence, and then in 1952, December 1952, the prime minister announced the formation of Andhra Pradesh. समझ गए मैंने क्या बोला अंग्रेजी में? अंग्रेजी में मैंने ये बोला कि पोट्टी श्रीरामुलु जो कि एक वेटरन गांधी थे, कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने आंध्र प्रदेश विशाल आंध्रा मूवमेंट, जो कि ये कहता था कि हम सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, हम रहते यहाँ पे हैं, लेकिन हमारा स्टेट इसी में मिला हुआ है, तो इसको अलग करो और हमको अलग एक बना के दो। तो इसको लीड किया पोट्टी श्रीरामुलु ने। ये कैसे लीड किया? तो ये फास्ट अंटिल डेथ, जब तक फास्ट करेंगे जब तक मर ना जाए, नहीं तो हमको बना के दो। तो ये किया, लेकिन 56वें दिन आके ये मर गए। तो इनका एक इंपॉर्टेंट लीडर मरा है, तो फिर बहुत ज्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो अब सरकार को ये चीज करके देना ही पड़ा। और दिसंबर 1942 में 52 सुना 52 में आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी रिऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज पे हुआ ना, तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन आंध्रा रीजन, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये कहानी समझी गई ना? आगे की कहानी कुछ थी ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। अब देखो आगे क्या, आगे सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, एक ने बोला कि हमको लड्डू लाके दो, तो उसको लड्डू लाके दे दिया, तो बाकी भी तो बोलेंगे उसको दिए तो हमको भी दो भाई, हमको क्या दिक्कत है। तो द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग अदर स्टेट, मतलब छोड़ो ये हटाओ, मैं बताता हूँ। 1952 में जो दिसंबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु से मरे और फिर आंध्र प्रदेश स्टेट अलग बना के दिया, तो बाकी रीजन्स में भी, जैसे मैं बताता हूँ, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, पहले ये पूरा एक ही था, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट था। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टेट्स थे, तो सबने बोला कि भाई हमको भी अलग करो। तो दिस फोर्स्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू क्या कह सकते हैं, टू फॉर्म अ कमिटी या फिर टू फॉर्म अ कमीशन who will look out into this matter। और वो कमीशन बना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना? 1953 में। 52 में तो ये बन गया आंध्र प्रदेश के बाद पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट होने लगा कि हमको भी दो। तो ठीक है, उन्होंने कहा हाँ ठीक है देते हैं, लेकिन पहले हमें कमीशन बैठाएंगे, और कमीशन अगर रिपोर्ट में ये कह दे कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं तो हम देंगे। तो कमीशन बनाई गई, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी बोल सकते हो। 1953 में इस कमीशन अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में ये बोला कि द डिमांड वाज राइट, द गवर्नमेंट शुड एग्री विद दिस डिमांड, एंड देन इन 1956 द गवर्नमेंट पास द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि एक्ट पास करेगा तभी तो रिऑर्गेनाइज कर पाएगा। वो तो एक स्टेट को करना पड़ा उस सिचुएशन में, लेकिन पूरे कंट्री में करना तो एक्ट से होगा ना। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके बदौलत हमारे कंट्री में तब के समय 14 स्टेट और 6 यूटी बन के तैयार हुए, 14-6। तो ये था यहाँ पे। अब ये अच्छा, ये यहाँ जो लिखा नहीं, ये मैंने पहले ही समझा दिया। देखो, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 में इसने रिपोर्ट किया होगा, लेकिन 1953 में इस्टेब्लिश हुआ। 56 में ही रिपोर्ट दिया, ऐसा बोल सकते हो। 56 में रिपोर्ट दिया और 56 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया गया। हाँ, तो इसमें वही है कि जो लीडर्स थे उनको ये फियर था कि भाई अगर बना देंगे तो फिर ये हमारे सेपरेट हो जाएंगे, कंट्री सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। बट इट हैज बीन ओवर द 50 ईयर्स, लेकिन अब 70 बोलना चाहिए, 75 ईयर्स। नो स्टेट्स हैव डिमांडेड, नहीं नो तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं किया है।
तो लेकिन ओवरऑल बोल सकते हैं कि द लीडर्स हैड फियर्ड दैट द स्टेट्स वुड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, द स्टेट वुड डिमांड फॉर अ सेपरेट कंट्री, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड एंड वी ऑल आर लिविंग पीसफुली। इसमें इतना ही और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हटाओ वो बेकार है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैंने पूरे जिस्ट आपको समझाई। फास्ट फॉरवर्ड ये तो सिंपल है, ये कुछ नहीं समझ में आया इसमें। ये उसमें तो एक स्टेट का बताया ना कि आंध्र प्रदेश 1952 दिसंबर में बना, उसके बाद कमेटी बना और सारे स्टेट्स को अलग किया, कमेटी ने एग्री किया और फिर सारे स्टेट्स अलग हुए। लेकिन कैसे अलग हुए? 1956 में तो 14 स्टेट और 6 यूटी बन गए ना, लेकिन आज के समय पे 28 स्टेट और 8 यूटी है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने से इतने आने के लिए भी कुछ चेंजेस हुए हैं ना, तो 56 के बाद भी ये चीज चलते रहा। तो 56 के बाद कब कब हुआ? तो सबसे पहले यहाँ ये बताया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट को बनाना ये तो चल ही रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था 1956 में ही कि एक हम बाईलिंगुअल स्टेट बनाते हैं। बाई प्लस लिंगुअल, लिंगुअल कम्स फ्रॉम लैंग्वेज और बाई मीन्स टू, 2 लैंग्वेज का एक स्टेट। और तभी उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया था, जिसमें गुजराती स्पीकिंग लोग भी थे और मराठी स्पीकिंग लोग भी थे। बट इन 1960 द गवर्नमेंट हैव टू सेपरेट महाराष्ट्र एंड गुजरात। द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और बहुत ज्यादा एजिटेशन होने लगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। लोग ये कहने लगे कि नहीं, हमें बाईलिंगुअल नहीं चाहिए, हमें यूनिलिंगुअल ही दो, मतलब एक सिंगल लैंग्वेज वाला स्टेट दो, गुजराती अलग रहो, मराठी अलग रहो। तो ये बाईलिंगुअल का जो आइडिया था वो फेल हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद फिर एक और रीजन बताता हूं। ये जो प्रेजेंट डे पंजाब है यहाँ पे, हाँ, तो जब प्रेजेंट डे यहाँ पे पंजाब है, यहाँ हरियाणा है और यहाँ हिमाचल प्रदेश है। 3 अलग अलग स्टेट है ना, तीनों स्टेट एक ही थे। पंजाब हरियाणा का तो सुना भी होगा, इसलिए उनका जो कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब कहता है चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा कहता है चंडीगढ़ हमारा है। तो दोनों लड़ते रहते हैं, तो सरकार कहती है किसी का नहीं है, तुम दोनों का है, इसलिए दोनों का सेम कैपिटल है और ये तब से ही चलता आ रहा है। तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ही बेचारा पिस रहा है। तो इन तीनों एक ही स्टेट थे जिसको पंजाब कहा जाता था, लेकिन फिर इसको अलग किया गया 1966 में। 1966 में हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया, हरियाणा अलग किया गया और पंजाब अकेला रहा। बट एक में से 3 बने गए। तो ये 1966 में था। इसमें से ज़्यादातर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का आए कि हाउ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाज डन। तो पहले तो आपको कहानी बताना है और उसके बाद फिर ये कुछ एग्जांपल दे सकते हो, बाकी एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये होगा 1966 में पंजाब से क्या क्या अलग हुए। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो रिऑर्गेनाइजेशन का मेजर रोल था वो 1972 में हुआ था। 1972 में ही देखो, नॉर्थ ईस्ट में बताता हूँ ना, ब्रिटिशर्स क्या मानते थे पता है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, नॉर्थ ईस्ट का असम ही मतलब है, असम के अलावा किसी को मानते ही नहीं थे। इसलिए देखोगे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के, जो मैं तो कहता हूँ ऑलमोस्ट सारे, एक को छोड़ के, 1 या 2 को छोड़ के सारे स्टेट आसाम से ही निकले, क्योंकि सबको आसाम ही बना रखा था। तुम भी आसामीज, तुम भी आसामीज, तुम भी आसामीज। लेकिन बाद में बोला कि नहीं भैया, हम आसामीज नहीं है, हमारा अलग कल्चर है और बहुत डाइवर्स है नॉर्थ ईस्ट का कल्चर। तो 1972 में यहाँ पे रिऑर्गेनाइजेशन का पहला मेजर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मेघालय को सबसे पहले 1972 में अलग किया है, कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। असम से पहला चीज अलग हुआ, असम से पहला अलग हुआ मेघालय। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर। सेम ईयर में मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग किया गया असम से ही। और अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम केम इन टू बीइंग इन 1987। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब बने? ये बने 1987 में। और नागालैंड हैड बिकम स्टेट मच अर्ली 1963। तो ऐसे याद रखना, ये तो एमसीक्यू है। व्हेन नागालैंड गेट द स्टेटहुड 1963। 1972 में मेजर हुआ था। कौन कौन हुए थे? 3 ही साल में हुए हैं। 1987 में था, 3 साल में ही हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के यहाँ हमने देख ही लिया। 63 में तो अकेला नागालैंड था, ये भाई सबसे पहले अलग हो गया। 87 में एक तो मेरे को याद है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मिजोरम। अगर ये तो याद रख लिया ना, तो बाकी जितने बच्चे वो 1972 के ही हैं। नागालैंड 63 और 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सही बोलो ना, 87 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब बाकी क्या क्या बच गया? मिजोरम के अलावा मणिपुर बच गया, मेघालय बच गया,
त्रिपुरा बच गया, 1 2 3 4 5 6, और असम एक साथ ही हैं 7 सिस्टर। तो हिसाब से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सही लिखा है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाँ, तो ये हो गया इसका नॉर्थ ईस्ट का। अब एक और पॉइंट बताया गया है कि लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ना दिख रहा तो बुक में देख लेना। ये बताया गया कि अब ये तो हमने इसमें और पहले भी जो पढ़े वो लैंग्वेज के बेसिस पे पढ़े, लेकिन हमेशा लैंग्वेज ही बेसिस नहीं रहा है, कभी कभी कल्चर के बेसिस पे भी अलग किया है। जैसे इन 2000 बिहार में से झारखंड को अलग किया, क्योंकि बिहार एक प्लेन एरिया था, झारखंड में माउंटेन्स थे, झारखंड में ट्राइब थे, झारखंड में मिनरल्स, तो चलो उनका नसीब है, ज्यादा ट्राइबल पीपल है झारखंड में, फॉरेस्ट है। तो ये एक तरीके से डेमोग्राफिक रीजन भी बोल सकते हो और कल्चरल एथनिसिटी भी बोल सकते हो कि ये एक तरह का प्लेन एरिया है, यहाँ पे कॉमन लाइफ चलती है और यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए इसको अलग किया। दूसरा 2000 में ही मेरे ख्याल से यूपी में से उत्तराखंड को अलग किया था, उत्तराखंड 2000 में किया था। 2000 हाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल, अच्छा छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। तो 2000 में भी 3 चीज हुए। पहले तो बिहार में से झारखंड को अलग किया, क्यों? क्योंकि यहाँ कल्चर अलग था। यूपी में से उत्तराखंड को अलग किया, ये उत्तराखंड जो ये ऊपर वाला पार्ट दिखता है ये पहले यूपी में ही था, लेकिन अब अलग है। इसका क्या रीजन था? इसका भी कल्चर रीजन था? नहीं, इसका रीजन था डेमोग्राफी। यूपी मस्त अपना प्लेन एरिया है, लेकिन उत्तराखंड हिली एरिया है, वहाँ बहुत सारे मतलब हिली टेरेन वगैरह हैं, तो इसलिए तो डेमोग्राफिक रीजन से अलग किया। और छत्तीसगढ़ को भी अलग किया था 2000 में। ये किससे अलग किया था बता सकते हो? ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एमपी से अलग किया था, और इसका भी रीजन था यही झारखंड वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ट्राइब होते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ को 2000 में अलग किया, छत्तीसगढ़ को एमपी से, झारखंड को बिहार से फॉर द रीजन ऑफ कल्चरल एथनिसिटी, एंड उत्तराखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम यूपी बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक रीजन। और 2014 में जो रिसेंट हमारा स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना फ्रॉम एपी, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया। ये था पहले चैप्टर का, जो नहीं था वैसे सिंपल था, बट कोई नहीं। दूसरे में बताऊं तो ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। टेंशन कॉन्फ्लिक्ट में, ये 27 मिनट का वीडियो बन गया। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में ये बताया गया है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ? क्योंकि यूएसएसआर का फॉल हुआ। जब यूएसएसआर का फॉल हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमने बहुत चीज पढ़े। शॉक थेरेपी उसका कॉन्सिक्वेंस था कि किस तरीके से कम्युनिस्ट सोशलिस्ट से हमें मूव करना था कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेसी की तरफ, कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट एंड अथॉरिटेरियन से। तो कम्युनिस्ट से हम चले गए कैपिटलिस्ट से, और अथॉरिटेरियन से चले गए डेमोक्रेटिक। तो ये था, ये जो शिफ्ट था इसे कहते थे हम शॉक थेरेपी। तो ये हुआ था। इसके बाद हमने बहुत चीज देखा था कि जीडीपी बढ़ने से के जगह उल्टा गिर गई, रशिया में लास्ट सेल गैराज हुआ, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उसके, और भी जो कॉन्सिक्वेंस थे उनमें से ही एक कॉन्सिक्वेंस था ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे शॉक थेरेपी एक कॉन्सिक्वेंस था ना, उसको एक टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट भी एक कॉन्सिक्वेंस था। इसमें ये बताया गया कि जो सोवियत यूनियन जब टूट गया, ये देखो ये ना सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन जब यहाँ से कुछ इसके कंट्री वगैरह टूटे, तो ये पीसफुली नहीं रह पाई कि अच्छा चलो हमने बना लिया अजरबैजान, हमने बना लिया यूक्रेन, हमने बना लिया बल्गेरिया, और हम अलग अलग रहे। उनमें भी आपस में लड़ाई हुए, और वही लड़ाई है टेंशन कॉन्फ्लिक्ट। जब टूटे तो ये पीसफुली यहाँ पे डिवीजन नहीं हो पाया, पीसफुली डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो सबसे पहला जो टेंशन कॉन्फ्लिक्ट था वो रशिया के अंदर ही था। रशिया के अंदर 2 रिपब्लिक है, मतलब 2 ऐसी जगह है, चेचन्या एंड दागिस्तान। चेचन्या, दागिस्तान, ये याद रखना। मैं जो पॉइंट बताऊंगा ना सिर्फ उतना ही याद रखना, बाकी छोड़ देना, बाकी बेकार है। चेचन्या और दागिस्तान इन रशिया, यहां पे सेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए। सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है मैंने बता दिया कि टू वॉक आउट ऑफ अ यूनियन। ये थे इन रशिया, लेकिन ये चाह रहे थे हम रशिया से बाहर निकल जाए। तो पहला टेंशन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ। दिस लीड टू वायलेंस इन दिस रीजन। ये अपना आंसर में लिख सकते हो एक लाइन, क्योंकि टेंशन कॉन्फ्लिक्ट है तो वायलेंस तो हो गई। दूसरा सेंट्रल एशिया में बताया गया, पहला पॉइंट ये हो गया। इन सेंट्रल एशिया देयर वाज अ कंट्री कॉल्ड ताजिकिस्तान हु विटनेस्ड अ सिविल वॉर
फॉर 10 years। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन पीसफुली अलग अलग कंट्री बन के पीसफुली रहने की जगह 10 साल तक ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चलता रहा। 10 साल मतलब 2001 तक, टिल 10 years टिल 2001 तक चलता रहा। ठीक है, तो दूसरा ये था। तीसरा इसमें अजरबैजान में 2 प्रोविंस है, नागोर्नो और खाराबख। अगर ये ना भी याद रखें तो इन अजरबैजान लिख देना। इन अजरबैजान सम लोकल अर्मेनियंस वांट टू सिसीड एंड जॉइन अर्मेनिया। ये मैं समझाता हूँ, ये पॉइंट शायद ना समझा। ऐसे ये मान लो अजरबैजान एग्जैक्ट लोकेशन तो यहाँ कहीं है। अजरबैजान इंडिया ना, ये सेंट्रल एशिया में यहाँ कहीं आता है अजरबैजान। अच्छा चलो मान लो यहाँ भी है, तो यहाँ पे चल सॉरी मैं यहाँ समझाता हूँ। ये मान लो यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे है अर्मेनिया, ये अर्मेनिया है और ये अजरबैजान। अब अजरबैजान के 2 प्रोविंस जो कि नागोर्नो था ना, नागोर्नो और क्या था, नागोर्नो और काराबख। नागोर्नो काराबख नाम याद ना रहे छोड़ दो, इन कंट्री अजरबैजान लिख दो। इन अजरबैजान देयर वर सेवरल अर्मेनियन पीपल हु वांट टू सीड फ्रॉम अजरबैजान एंड जॉइन अर्मेनिया। मतलब अर्मेनिया तो ये था लेकिन कुछ अर्मेनियन पीपल अजरबैजान में भी कुछ जगह पे रह रहे थे, और ये क्या चाह रहे थे कि हम अजरबैजान में हैं लेकिन हम हैं अर्मेनियन, तो हम यहाँ से छोड़ के यहाँ चले जाते हैं। आदमी नहीं चले जाते हैं, इस जमीन को ही यहाँ जोड़ लेते हैं। मतलब ये जो अर्मेनिया है वो ऐसा कुछ हो जाए, तो इस जमीन को अर्मेनिया में जोड़ लेते हैं। तो ये सेसेशन मूवमेंट हुआ ना कि हम टू वॉक आउट ऑफ अजरबैजान से निकल के दूसरे को ज्वाइन करना। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। सम लोकल अर्मेनियंस क्या क्या चाह रहे थे, सिसीड एंड जॉइन अर्मेनिया। अजरबैजान से सिसीड कर जाए और अर्मेनिया में ज्वाइन हो जाए। तो तीसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था। चौथा, देयर आर टेंशंस इन, ऐसे लिख देना, यूक्रेन, कजाकिस्तान, जॉर्जिया। इन कंट्रीज में भी बताया गया है कि कुछ मूवमेंट्स थे अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम का मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, उनके खिलाफ भी कुछ टेंशन चल रहे थे। तो चौथा ये हो गया, जॉर्जिया, यूक्रेन और क्या था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नाम कुछ याद रखना पड़ेगा। तो इनके खिलाफ, इनमें एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ टेंशन चल रहे थे। अच्छा वैसे ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं, बता देता हूँ फिर भी। द सेंट्रल एशियन, देखो ये लिखा है ना, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्स। एज इट इज लाइन एमसीक्यू में आ गया था, ये बस अभी दिखा तो मैंने बताया। वैसे ये छोड़ दो, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिया टेंशन कॉन्फ्लिक्ट का, कि कहाँ कहाँ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। 5वां पॉइंट आता है हमारा ईस्टर्न यूरोप में। अब ईस्टर्न यूरोप की कहानी क्या चल रही है वो देखो। इन ईस्टर्न यूरोप में 2 जगह प्रॉब्लम चल रहा था। एक जगह तो पीसफुली सॉल्व हो गया, दूसरी जगह नहीं हो पाया। चेकोस्लोवाकिया जो एक कंट्री था, इसमें भी एक चेक्स वाले अलग लोग थे और स्लोवाक्स अलग थे। ये 2 लोग थे, तो ये चाह रहे थे कि हम अपना चेक्स अलग एक कंट्री बना ले और स्लोवाक अलग बना ले। तो दे स्प्लिट पीसफुली। ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया का जो रीजन था, मतलब प्रॉब्लम था, वहां पे पीसफुली स्प्लिट हो गए इंटू 2। एक हो गया चेक्स और एक हो गया स्लोवाक्स, फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज। दोनों अपना अपना बना लिया। लेकिन एक और कंफ्लिक्ट था जो कि बाल्कन रिपब्लिक में था, बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। बाल्कन रिपब्लिक ना, इस सेंट्रल एशियन को बाल्कन रीजन कहते हैं, जहां पे छोटे छोटे बहुत कंट्री हैं तो एकदम नन्हे मुन्ने से, लेकिन चाहते हैं कि सबको अपने अंदर मिला ले। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही बहुत टेंशन चल रहा है। तो बाल्कन रीजन में ही एक कंट्री है यूगोस्लाविया में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये भी टूटना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे पीसफुली नहीं हो पाया। और ये 1991 में यूगोस्लाविया जो कि एक कंट्रीज था, सेवरल कंट्रीज में ब्रोक आउट हुआ। और सेवरल कंट्रीज कौन कौन से थे, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हेजरगोविना, ये सब अलग अलग हुए। मतलब एक कंट्री से 4-4, 5-5 कंट्री बने हैं, ठीक है। तो बस ये था। अब इसमें याद करने वाली चीज है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये ना टॉपिक छोड़ दो। अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, मैं बता देता हूँ कि जब ये सारे अलग हुए थे ना, तो रशिया तो इतना रह गया, रशिया से कुछ लोग टूट गए। तो अमेरिका क्या कर रहा था कि जो रशिया से टूट के अलग अलग नेशन बन गए, जैसे यूक्रेन अलग बन गया था। यूएसएसआर जब एग्जिस्ट करता था तो यूक्रेन रशिया का पार्ट था, लेकिन अब वो अलग हो गया तो रशिया अलग बन गया, यूक्रेन अलग बन गया।
पोलैंड तो चलो अलग था, और भी थे, जैसे यहाँ पे मोल्डोवो करके एक कंट्री है शायद, मतलब 2-4 और कंट्रीज थे इधर के जो अलग अलग बन गए। तो यूएसए क्या कर रहा था कि वो जो कंट्री जो यूएसएसआर से टूट के अब अलग बन गए हैं उस पर अपना मिलिट्री बेस बैठा रहा था। तो रशिया ने उस पर मतलब अपोज किया और ये बोला ये जो कंट्रीज हमसे टूटे हैं, ये नई कंट्रीज बने हैं, इसे हम बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं नियर अब्रॉड। नियर अब्रॉड मतलब है तो अब्रॉड क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन नियर है हमारे पास के, तो इसलिए वो टर्म यूज किया नियर अब्रॉड। और हमारे नियर अब्रॉड में अगर आप अपना बेस बनाते हो मिलिट्री बेस, तो ये हमारे लिए थ्रेट, एक तरह का थ्रेट हुआ। और वही अभी यूक्रेन में चल रहा है। यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर रहा था, लेकिन यूक्रेन है रशिया के बिल्कुल बगल में, और रशिया कह रहा है अगर हमारे पड़ोसी में ही यूएसए आके बैठ गया तो फिर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए यूक्रेन को एकदम पेला हुआ है। तो ये है, तो अब इसको ऐसे याद करना है। सबसे पहले पॉइंट याद करो कि टेंशन कॉन्फ्लिक्ट में देयर वर सेवरल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज, सम ऑफ देम वर। पहले देखो मैं बिना देखो याद करता हूँ, देखो मुझे कितना याद आता है, आपको कितना याद आता है, ऐसे करते हैं। पहला मेरे को याद है इन रशिया इटसेल्फ देयर वर 2 प्रोविंसेस, चेचन्या दागिस्तान, वहां पे सेशनिस्ट मूवमेंट था, पहला हो गया। दूसरा मेरे को पता है इन सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान था, 10 साल तक विटनेस चला हुआ था, सिविल वॉर। तीसरा मेरे को याद है अजरबैजान में कुछ लोकल अर्मेनियंस थे हु वांट टू सिसीड अजरबैजान एंड जॉइन अर्मेनिया, मतलब है अजरबैजान में तो, लेकिन वो है अर्मेनियन लोग हैं, तो चाहते थे कि अजरबैजान से हम छोड़ के हम अर्मेनिया को ज्वाइन कर ले। तो तीसरा था। चौथा तो कुछ कंट्रीज थे जैसे जॉर्जिया, यूक्रेन और एक और था किर्गिस्तान। देयर वर ऑल्सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इन दिस कंट्रीज। पांचवा इन ईस्टर्न यूरोप में देखो तो यूगोस्लाविया दे पीसफुली स्प्लिट इनटू 2 यूगोज एंड स्लोवाक्स। छठा इन द मोस्ट सीवियर was in Balkan Republic of Yugoslavia, which broke out in several parts in 1991, which was very violent, and these parts were Bosnia, नाम भूल गया मैं, बोस्निया, हेज़ेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, जितने नाम याद रहे तो अच्छा है। तो ये देखो ऐसे रिवाइज करना है। आई होप समझ में आया होगा अब। और इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि the outside power were also interested in this region like USA and China. USA want to set up their military base in the neighboring countries of USSR, जो नहीं USA रशिया बोले तो रशिया बन चुका ना। The USA want, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, the USA want to set up their military bases in neighboring countries of Russia, but Russia opposes it, saying that these are my neighbor near abroad। देखो टर्म भी यूज किया गया है, near abroad, these are my near abroads and it will be a threat for us, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये था पूरा, आई होप अब समझ में आया होगा। और एक चीज मुझे देखो बहुत अपसेट लगा, मैं मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, कि जो सेकंड चैप्टर आप भूल गए, वैसे भूल ठीक है, रिवाइज नहीं किया, 2-4 रिवाइज किया हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, स्पेशली ये 2 कंट्रीज तो ऐसे हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले में भी है और इसमें ये चाइना का और पाकिस्तान का पूरा रिलेशन याद होना चाहिए। किसी वीडियो में कराऊंगा मैं आपको कि 1950 में चाइना आज़ाद हुआ, वहां से उसकी क्या हिस्ट्री रही और इंडिया के रिलेशन के साथ क्या हिस्ट्री, पूरा पता होना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसकी अपनी सेपरेट क्या हिस्ट्री रही और इंडिया के रिलेशन में क्या हिस्ट्री रही, ये 2 कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लिख के दे सकता हूँ, 6 मार्क होता है, 6 मार्क है इन 2 कंट्रीज के ऊपर में से किसी न किसी पे आ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इन 2 कंट्री के रिलेटेड रहेगा। इंपॉर्टेंट था ये।